चलिए क्लास 8 चैप्टर 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.3 हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं। इक्वेशन 2.1 में हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। एक्सरसाइज 2.2 में हमने कुछ प्रॉब्लम सम्स किए थे, कुछ स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम किए थे। अब एक्सरसाइज 2.3 में भी हमें एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा बस ये क्या है, स्ट्रक्चर का बात है। इसमें स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा। सॉल्व वैसे ही होता है, सॉल्व करने की पूरी प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे आप जानते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सपोज दैट 10, चलिए 10 करते हैं। 2.3 के पिछले क्लास में 2.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे। हालांकि आप ये भी समझ लीजिए 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन था। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हमारा टारगेट ये था, हमने कहा था कि जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं उनको एक तरफ ले आइए, चाहे LHS में चाहे RHS में, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाइए। तो ऐसा करते हैं कि इक्वल टू की जगह इक्वल टू रहने देते हैं, 5m की जगह 5m रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इस माइनस 8/5 को इधर ले आते हैं। तो जब इधर ले आएंगे तो माइनस मतलब 8/5 के सामने का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/5, आगे प्लस रहेगा। और इस 3m को उधर ले जाइए, या चलिए अगले स्टेप में ले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप किया जाए। 5m 8/5, चलिए अगले स्टेप में 3m को उधर ले जाइए। तो 3m के सामने प्लस है, इधर जाएगा तो 3m के सामने माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 5m माइनस 3m 2m, और इधर है 8/5। अब ध्यान से देखिए, 8/5 इज इक्वल टू 2m। अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। अच्छा, 8/5 तो यहीं पर है, 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। 2 को इधर ले आइए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है m के साथ, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? डिवीजन का साइन लगा के 2 ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत? अब ये मत करना कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाना तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देना और उसके बाद डिवाइड का साइन भी लगा देना, ऐसा नहीं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो 2 जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके सामने डिवाइड का साइन लगा दीजिए। ये आप जानते होंगे, बहुत छोटी सी बात है। अब आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब आप करते थे तो क्या करते थे, आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में बदलते थे और इधर वाला जो नंबर आता था उसका रेसिप्रोकल कर देते थे, यही करते थे। चलिए 8 × 1 8, 5 × 2 10। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, अगर डिनोमिनेटर में लिखना रहता तो ऐसे लिखते थे, एक ही बात होता, ये और ये एक ही बात होता। लेकिन ऐसे ना लिख करके ऐसे हम डिवीजन का साइन लाके 2 लिख दिए। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा डिवाइड किए, 2 से कट जाएगा तो फाइनल आया 4/5। ये हो गया आपका आंसर।
अब कुछ लोग कहेंगे m इधर होना चाहिए, 4/5 उधर होना चाहिए, क्योंकि बचपन से लिखने की आदत है x = 2, है ना। तो भाई किधर भी रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि एक साइड में वेरिएबल होना चाहिए और एक साइड में सारे कांस्टेंट नंबर होने चाहिए। चलिए जरा एक्सरसाइज 2.4 पर आइए। एक्सरसाइज 2.4 देखिए, क्वेश्चन सब एक ही जैसा है। जो जैसा एक्सरसाइज 2.2 था वैसा ही एक्सरसाइज 2.4 है। कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर अपने मन में सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। अब वो नंबर उसने क्या सोचा वो नहीं पता है, यहीं पर लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन आता है। तो लेट द नंबर, मान लेते हैं कि लेट अमीना थिंक्स द नंबर x, मान लेते हैं कि अमीना ने जो नंबर अपने मन में सोचा था वो x था। चलिए थोड़ा सा कंडीशन आगे बढ़ते हैं। C मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। कहता है कि अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से कितना घटा देती है, 5/2 घटा देती है। तो हमने भी घटा दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है C मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। जब x में से 5/2 घटाए तो रिजल्ट ये आया, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 8। तो लीजिए भैया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे पढ़िए, एक एक करके सेंटेंस पढ़ते हुए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। कहता है कि अब ये जो रिजल्ट आया ये वो जो नंबर सोची थी उसी का 3 गुना आया, तो इसी के 3 गुने के बराबर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर। समझ में आया कैसे बना। अमीना ने एक नंबर सोचा, उसको पहले 5/2 उसमें से माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसमें 8 मल्टीप्लाई किया, तब जो रिजल्ट आया वो वही है जो सोचे गए नंबर के 3 गुना है, तो इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाएं। बस इक्वेशन बन गया। अब आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 into x 8x माइनस 8 into 5/2 40/2। कोई दिक्कत, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, सही है। इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, और 3x की जगह 3x ही रहेगा। ये एरो आप नहीं दिखाएंगे, ये हम समझाने के लिए दिखाएं भाई, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नंबर तो है नहीं कि हम इसको माइनस कर दें। गॉड-मॉस रूल पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है। ये दिक्कत है कि वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करें। तो क्या करते हैं, इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 into x 8x माइनस 8 into 5/2 40/2। अब 40/2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और इधर तो 3x ही रहेगा। चलिए अब तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक काम कीजिए, 8x को यही रहने दीजिए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू रहने दीजिए। एक काम कीजिए, 3x को इधर ले आइए तो 3x के सामने प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। और ये -20 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा +20। प्लस है तो इसीलिए कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं। 8x माइनस 3x 5x 20।
और अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 20 डिवाइडेड बाई 5, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। कितनी आई? 4। भाई 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं। कौन सा देखा जाए? एक काम करते हैं, 6 वाला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रेशियो है, बहुत लोगों को रेशियो में थोड़ा दिक्कत होता है, तो 6 वाला देख लेते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक नैरो पतला थोड़ा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक ऐसे रफ फिगर बना लीजिए, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट मतलब जमीन का टुकड़ा है ना, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, इस पे स्कूल बनना है, इन महुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। जो इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो है 11:4। जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो है 11:4। तो कहता है आगे, एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? कहता है, हाँ साहब, कहता है कि अगर गांव वालों को इस जमीन का टोटल कीमत 75,000 रुपये पड़ा, इस टोटल प्लॉट का कीमत 75,000 रुपये पड़ा घेरने के लिए, एरिया के लिए नहीं, घेरने के लिए, फेंसिंग करने को बोला है ना, मतलब बाउंड्री पे तार घेरने के लिए 75,000 रुपये का खर्च आया है। हर 100 मीटर नहीं, 1 मिनट, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज, हाँ ठीक है, 1 मीटर को घेरने का, 1 मीटर लंबाई को घेरने का कॉस्ट 100 रुपीज है, और टोटल स्कूल को तार से घेरने का जो कॉस्ट है वो 75,000 रुपये है। तो भाई आपको बताना है कि इस प्लॉट का डायमेंशन क्या होगा। सबसे पहला तो काम यही कीजिए कि मैंने कल बताया था कि जहाँ भी रेशियो हो वहाँ पर x लगा के उसको क्वांटिटी में बदल दीजिए। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हमने कहा था कि ये रेशियो में x लगा दीजिए। अब वो x क्यों लगा रहे हैं वो जब रेशियो पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो उस पर पूरा एक चैप्टर है। और अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बाकी जब क्लास में स्कूल खुलेगा, क्लास में आएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप लेंथ के साथ भी x लगा दीजिए जो रेशियो वाला था, तो ये क्वांटिटी में बदल जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा 4x। अब जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि इस स्कूल का जो प्लॉट है इसको तार से घेरने का 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है। 1 मीटर का कॉस्ट। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जहां पर बाउंड्री की बात आती है, तार घेरने की बात आती है, वहां पे हमेशा पेरीमीटर से डील किया जाता है, एरिया से कभी डील मत करना, क्योंकि बाउंड्री की ही सिर्फ बात हो रही है। और तार घेरने के लिए लेंथ और ब्रेथ का इस्तेमाल होता है, मतलब कि कितनी लंबी तार चाहिए ये आप स्केल से ही नापोगे ना, तो उसमें केवल लेंथ ही आता है, एरिया की बात उसमें नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना रुपीस है? ₹100। टोटल कॉस्ट कितना लगा है पूरे स्कूल को घेरने का? ₹75,000। ऐसा है
कि अगर हम इस टोटल कॉस्ट को 1 मीटर के कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो क्या हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि कितना टोटल लंबाई तार हमें जरूरत पड़ा? बिल्कुल पता चल जाएगा। लिखिए टोटल, देयरफॉर टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल बाउंड्री का लेंथ। जितना टोटल बाउंड्री का लेंथ होगा उतने ही लंबे तार की जरूरत पड़ेगी उसको घेरने के लिए। तो यहाँ पेरीमीटर की बात होगी। और रेक्टेंगुलर फील्ड है तो टोटल पेरीमीटर, एक काम कीजिए, पहले कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया 1 मीटर का कॉस्ट। डिवाइड करेंगे तो आएगा 750 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया? हमारा पेरीमीटर आ गया 750 मीटर, यानी टोटल जो स्कूल की बाउंड्री का पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो 750 मीटर है। कॉस्ट को बस हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको बेसिकली निकालना क्या था? आपको निकालना था इस स्कूल के प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ। आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि फील्ड हमारा रेक्टेंगुलर है, कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये फॉर्मूला एक इक्वेशन की तरह है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आया कितना था? 750 मीटर। तो इस पूरे की जगह रख दीजिए 750 मीटर। इक्वल टू की जगह इक्वल टू रख दीजिए, 2 की जगह 2 रख दीजिए, और लेंथ की जगह 11x और ब्रेथ की जगह 4x, क्योंकि वो लेंथ और ब्रेथ वो हमने x लगा करके उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ये आपका फाइनली इक्वेशन बन गया। आपको सॉल्व करना है 750 की जगह 750। एक काम कीजिए, 2 की जगह 2 रहने दीजिए, 11x प्लस 4x 15x, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो लगा दीजिए 15x। चलिए इस 2 को इधर ले जाइए तो डिवाइड हो जाएगा और 15x इधर अकेला बचेगा। 750 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 375 मीटर, और इधर आएगा 15x। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 375 मीटर डिवाइडेड बाई 15, 375 मीटर डिवाइडेड बाई 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई? डिवाइड कीजिए, 375 को 15 से डिवाइड करेंगे, सही किए है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि डिवाइड कीजिए 15 दूना 30 और 15 × 75 कितना आया? 25 मीटर। x की वैल्यू कितनी आई? 25 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? अभी ये जो x निकला वो आपका आंसर नहीं है, लेंथ हो जाएगा 11x। 11x का मतलब 11 इंटू x, यानी 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 11 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 275 मीटर। ये हो जाएगा लेंथ। देयरफॉर, और भैया ब्रेथ कितना हो जाएगा? देयरफॉर ब्रेथ
4x यानी 4 इंटू एक्स, एक्स है 25 मीटर, कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो ये हो गया ब्रेथ, ये आपका फाइनल आंसर है, और ये हो गया लेंथ, ये आपका फाइनल आंसर है। लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था।